एक केस है 1977 का, जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने ना एक ऐसा फिलोसफिकल और लीगल बवाल खड़ा कर दिया था, जिसने रिलीजियस फ्रीडम की बाउंड्रीज को हमेशा के लिए टेस्ट करके रख दिया। हाँ, और ये केस लिटरली आज तक रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो अब जरा इस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए। एक इंसान पब्लिक स्क्वायर में खड़ा है, वो अपने धर्म की अच्छी बातें बता रहा है, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ तक तो सब कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लगता है, राइट? हाँ, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर ना वो एक स्टेप आगे बढ़ता है। वो कहता है अगर अपना धर्म छोड़कर मेरे धर्म में शामिल हो जाओ तो मैं फाइनेंशियल हेल्प दूंगा, या फिर कोई स्पेसिफिक जॉब ऑफर करता है। अच्छा। अब यहाँ सवाल सीधा सा था, एक व्यक्ति का अपने धर्म का प्रचार करने का जो राइट है, यानी राइट टू प्रोपगेट, क्या उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि वो पैसे, लालच या फ्रॉड का यूज करके किसी दूसरे इंसान का धर्म बदलवा दे? मतलब क्या राइट टू प्रोपगेट का आसान शब्दों में मतलब राइट टू कन्वर्ट है? ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। और इसका अल्टीमेट लीगल कंक्लूजन क्या निकला, वो हम इस एनालिसिस में आगे चलकर रिवील करेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेक्स्ट दिखता है ना, लॉ एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। सही बात है। ये सवाल सिर्फ एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक ऐसी डिबेट है जो इंडिविजुअल फेथ, रिलीजियस ग्रुप्स की पावर और स्टेट की कंट्रोल के बीच ना एक बहुत बड़ा टकराव पैदा करती है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर। हम आर्टिकल्स 25 से 28 तक का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन एक्चुअली ऑपरेट कैसे करती है। और उसके साथ ही कुछ बहुत हिस्टोरिकल केस लॉज जैसे शिरुमठ और रेव स्टेनिस्लॉस केस का डीपली डिसेक्शन भी करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब सवाल उठता है कि एक आम सिटीजन के लिए इस आज़ादी की शुरुआत आखिर कहाँ से और कैसे होती है? अगर हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसको फॉलो करने की आज़ादी चाहिए होती है। हाँ, पर कॉन्स्टिट्यूशन इस आज़ादी को बहुत स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करता है। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 कहता है कि सभी सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को 4 बेसिक राइट्स मिलेंगे: फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट। एक सेकंड रुको, ये टर्म सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन लीगली इनका डायमेंशन बहुत बड़ा है। सिंपल बोलूं तो सबसे पहले आता है कॉन्शियंस, यानी इंटरनल आज़ादी। एग्जैक्टली। एक इंसान के मन में जो मॉरल या स्पिरिचुअल बिलीफ है, वो वैसा रखने के लिए आजाद है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को नहीं मानता, यानी अगर कोई नास्तिक या इथियस्ट है, तो वो आजादी भी कॉन्शियंस के अंडर उतनी ही स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है। ओह वाओ, सो दैट इज इंटरनल बिलीफ। और दूसरा जो है प्रोफेस, इसका मैकेनिक तो बड़ा सिंपल है। मतलब ओपनली और प्राउडली दुनिया के सामने डिक्लेयर करना कि मेरा ये धर्म है। किसी को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। फिर तीसरा स्टेप आता है प्रैक्टिस, जब आपका बिलीफ इंटरनल से एक्सटर्नल एक्शन में आता है, जैसे मंदिर, मस्जिद या चर्च जाना, रिचुअल्स परफॉर्म करना या फास्टिंग करना। ये सब प्रैक्टिस में आता है। और आखिरी है प्रोपगेट, यानी अपने धर्म के कोर प्रिंसिपल्स और उसकी अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना। हाँ, उनका प्रचार करना। नाउ हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। और यहीं पे हमारा ओपनिंग वाला सवाल वापस आता है, प्रोपगेट करने की आजादी। हाँ, वही कन्वर्जन वाला पॉइंट। राइट। अब मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ। अगर किसी का राइट है अपने धर्म को प्रोपगेट करना, तो वो लॉजिक तो यही लगाएगा ना कि मैं सामने वाले को कन्विंस करूं। और अगर सामने वाला कन्विंस होकर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोपगेट का ही हिस्सा होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो, प्रॉब्लम तब आती है जब वो कन्विंस करने का तरीका फोर्स, फ्रॉड या अल्योरमेंट यानी लालच बन जाता है। और इस एग्जैक्ट कॉन्फ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस में रिजॉल्व किया था। रेवरेंड स्टेनिस्लाउस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट, 1977 का केस। हाँ, एग्जैक्टली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी केस है। तो उस वक्त मध्य प्रदेश और ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज पास किए थे, जिनका मकसद फोर्स या फ्रॉड से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना था। सही। तो रेवरेंड स्टेनिस्लॉस ने इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट सीधा था कि भाई आर्टिकल 25 मुझे प्रोपगेट करने का फंडामेंटल राइट देता है,
और बिना कन्वर्जन के मैं अपने धर्म का प्रचार कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने लगा कि ये स्टेट लॉज उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोर्ट ने इस फंडामेंटल क्लैश का क्या सोल्यूशन निकाला? एक तरफ प्रोपगेशन का राइट और दूसरी तरफ फोर्स या फ्रॉड से बचाने का लॉ। कोर्ट की रीजनिंग यहाँ बहुत ही फैसिनेटिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे उस वक्त चीफ जस्टिस A.N. रे लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि प्रोपगेट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजियस बिलीफ्स को स्प्रेड करना और ज्ञान देना है। मतलब एजुकेशन देना एक तरह से। हाँ, लेकिन इसमें कन्वर्ट करने का एब्सोल्यूट राइट शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 सिर्फ आपको राइट नहीं दे रहा, वो सामने वाले सिटीजन को भी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस दे रहा है। मैं समझ गई। यानी अगर कोई व्यक्ति फोर्स या फ्रॉड से किसी का धर्म बदलवाने की कोशिश करता है तो वो एक्चुअली उस दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस पर हमला कर रहा है। योर राइट एंड्स एग्जैक्टली व्हेयर द अदर पर्सनस राइट बिगिंस। प्रिसाइसली। एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है आपको। राइट टू प्रोपगेट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन बाय फोर्स, फ्रॉड और अल्योरमेंट। अगर कोर्जन या लालच से कन्वर्जन अलाउड हो गया तो आजादी सिर्फ ताकतवर के पास रह जाएगी ना। ये एक ऐसी इनसाइट है जो लीगल रीजनिंग को एकदम क्लियर कर देती है। लेकिन एक चीज और है, आर्टिकल 25 कोई एब्सोल्यूट आजादी नहीं देता, इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हाँ, स्टेट इस पर स्पेसिफिक ग्राउंड्स के बेसिस पर रोक लगा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और सबसे इंपॉर्टेंट अदर फंडामेंटल राइट्स के आधार पर। इसको एक मेंटल मॉडल की तरह समझते हैं। पब्लिक ऑर्डर यानी शांति भंग ना हो, हेल्थ यानी ऐसी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउड नहीं है जिससे महामारी फैले या जान का खतरा हो, और अदर फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि आपका धर्म कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी हिस्सों को कुचल नहीं सकता। एग्जैक्टली। स्टेट इन ग्राउंड्स पर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स के लिए लॉज ला सकती है। तो अगर इस सारे कॉन्सेप्ट का एक सॉलिड मेमोरी लॉक बनाना हो ना, तो इस शॉर्टकट ट्रिक को याद रखें, CP3। CP3। हाँ, C से कॉन्शियंस और 3 P से प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट। ये 4 पिलर्स हैं आर्टिकल 25 के। बहुत सही ट्रिक है ये, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। क्यों? अब क्या कॉम्प्लिकेशन है? ये एक बहुत डीप कॉम्प्लिकेशन है। सपोज कोई रिलीजियस प्रैक्टिस सेंचुरीज से चली आ रही है, लेकिन वो प्रैक्टिस मॉडर्न डे की मोरालिटी या हेल्थ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट उस प्रैक्टिस में दखल दे सकती है। राइट। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल इशू है। ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या धर्म का हिस्सा है और क्या सिर्फ एक अंधविश्वास या पुरानी आदत है? ये डाउट कॉमन है कि क्या धर्म के नाम पर की जाने वाली हर एक एक्टिविटी आर्टिकल 25 के अंडर प्रोटेक्टेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि रिलीजन और सेक्युलर एक्टिविटीज में एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। और यहीं से जन्म होता है एक हाईली डिबेटेड लीगल कॉन्सेप्ट का, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। अगर हम प्योर फैक्ट्स पर जाएं तो ये डॉक्ट्रिन आई कहां से? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1954 में। केस का नाम है कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स विनोद श्री लक्ष्मेंद्र थिरता स्वामियार, जिसको हम यूनिवर्सली शिरूर मठ केस के नाम से जानते हैं। ये तो आर्टिकल्स 25 और 26 का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। 3 स्टार्स लगा लीजिए इस पे। बिल्कुल। तो शिरूर मठ केस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है कि इट इज द बर्थ प्लेस। इस केस की स्टोरी बहुत दिलचस्प है। उडुपी में एक बहुत पुराना और वेल एस्टैब्लिश्ड मठ था, शिरूर मठ। उसके रिलीजियस हेड को मठाधिपति कहा जाता था। तो उस वक्त की मद्रास गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू उन्होंने उस मठ का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की। और मठाधिपति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भाई ये मेरे रिलीजियस मैटर्स में स्टेट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ERP डॉक्ट्रिन को इन्वेंट किया। कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी धर्म को 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक है कोर या एसेंशियल पार्ट, जैसे रिचुअल्स, सेरेमनीज या प्योर थियोलॉजिकल बिलीफ्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन से फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरा हिस्सा है सेक्युलर, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो उस धर्म से जुड़ी हुई तो हैं पर उसका अभिन्न अंग नहीं है। उनको गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। लेकिन मुझे एक पुशबैक देना है। बोलिए। ये डॉक्ट्रिन थियोरेटिकली तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए, एक सेक्युलर जज एक कोर्ट रूम में बैठकर ये कैसे तय कर सकता है कि किसी धर्म का एसेंशियल पार्ट क्या है? क्या जज एक पंडित, मौलवी या प्रीस्ट का काम नहीं कर रहा? ये आपने इस डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल फ्लॉ पकड़ा है। क्योंकि सेक्युलर कोर्ट्स थियोलॉजी में एक्सपर्ट तो होते नहीं है ना। सही बात है। और लीगल स्कॉलर्स सालों से इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज करते आए हैं।
कोर्ट एसेंशियल तय करने के लिए उस धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट्स और उनकी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी को देखता है, लेकिन कई बार ये लाइन सच में ब्लर हो जाती है। जैसे हमने 2018 के साबरीमाला केस में देखा, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाला केस। एग्जैक्टली उस केस में भी एग्जैक्ट यही डिबेट थी। एक तरफ आर्गुमेंट था कि स्पेसिफिक एज ग्रुप की वुमेन का टेंपल में एंटर ना करना उस डीएटी की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और राइट टू इक्वालिटी था। और कोर्ट ने वहां क्लियरली दिखाया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी और सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिस आपस में टकराते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पलड़ा भारी रहता है अगर वो प्रैक्टिस इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट को तोड़ रही हो। बिल्कुल सही एनालिसिस है। वैसे अगर आपको ये एसेंशियल डॉक्ट्रिन समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या कोर्ट को धार्मिक मामलों में दखल देना चाहिए या नहीं। हाँ, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अब यहाँ से हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब तक हमने इंडिविजुअली बात की, आर्टिकल 25 की, एक व्यक्ति मंदिर जाता है या प्रचार करता है, लेकिन उस मंदिर, मस्जिद या चर्च को बनाएगा कौन? उसके फंड्स कौन मैनेज करेगा? ये पॉइंट हमें आर्टिकल 26 पर ले आता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सिंपल बोलूं तो आर्टिकल 25 एक इंसान के लिए है और आर्टिकल 26 एक पूरे समूह के लिए है। ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस यानी धार्मिक संप्रदायों के लिए डिजाइन किया गया है। राइट, एक कम्युनिटी का कलेक्टिव राइट। लेकिन हर 4 लोग मिलकर खुद को डिनोमिनेशन तो डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। उसकी क्या शर्तें हैं? उसकी 3 कंडीशंस है जो हमें उसी 1954 के शिरूर मठ केस में मिलती हैं। ओके, क्या है वो 3 पैरामीटर्स? पहला है कॉमन फेथ, एक ऐसा स्पिरिचुअल या मॉरल बिलीफ जिसे वो पूरा ग्रुप मानता हो। दूसरा है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उनका आपस में एक संचालित सिस्टम या स्ट्रक्चर होना चाहिए। और तीसरा है डिस्टिंक्टिव नेम, यानी उनका एक विशिष्ट और पहचाना जाने वाला नाम होना चाहिए। हाँ, जब ये 3 चीजें अलाइन होती हैं तो वो समूह एक रिलीजियस डिनोमिनेशन बन जाता है। और इस डिनोमिनेशन को राइट्स क्या मिलते हैं? वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अपने धार्मिक मामलों का खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। सही है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा टेक्निकल गैप नजर आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेपेंसी। मैं समझ रहा हूँ आप किस ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही हैं। एग्जाम में आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 26 का सवाल बहुत आता है। हाँ, देखिए, आर्टिकल 25 पर जब रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो 4 ग्राउंड्स होते हैं। राइट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट्स। राइट। लेकिन अगर हम आर्टिकल 26 पढ़ते हैं तो वहां रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 3 है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। वहां अदर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र ही नहीं। नहीं। तो लॉजिकली क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप एक इंडिविजुअल से ज्यादा ताकतवर है? अगर कोई डिनोमिनेशन ऐसी प्रैक्टिस चला रही है जो किसी के इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट को तोड़ रही है, तो क्या डिनोमिनेशन आर्टिकल 26 की आड़ ले सकता है? ये एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। अगर स्ट्रिक्टली टेक्स्ट को देखें तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ जुडिशरी का रोल आता है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये एस्टैब्लिश किया है कि संविधान एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के जरिए पढ़ा जाता है। मतलब बैलेंस करके। एग्जैक्टली। यानी आर्टिकल 26 की आजादी, आर्टिकल 14 की इक्वालिटी या आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हालांकि टेक्स्ट में वो लाइन मिसिंग है, लेकिन कोर्ट्स उसे ब्रॉडली इंटरप्रेट करके बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ये हुई ना डीप डाइव वाली बात। इसको परमानेंटली समझने के लिए एक सिंपल टेबल फॉर्मेट वाला रूल याद रखें। आर्टिकल 25 इज एसेंशियली फॉर द इंडिविजुअल, जिसे हम आई से याद रख सकते हैं, और आर्टिकल 26 इज फॉर द ग्रुप या डिनोमिनेशन, जिसे हम जी से डिनोट कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। और उनके रिस्ट्रिक्शन ग्राउंड्स का डिफरेंस लिखना मत भूलना एग्जाम में। अब चलते हैं उस टेरिटरी में जहां स्टेट और रिलीजन सबसे ज्यादा क्लैश करते हैं, पैसे और एजुकेशन। कोर्ट ने यहाँ थोड़ी अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली है। जब बात टैक्सेशन और स्कूलिंग की आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन एकदम क्लियर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 27 और 28 की। बिल्कुल। व्यक्ति को कोई ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने या मेंटेन करने के लिए यूज हो रहा हो। एक सेकंड रुको, मैं आपसे यहाँ अग्री तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। क्या? हम कई बार बड़े तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट बोर्ड्स या ट्रस्ट्स वीआईपी दर्शन के लिए 500 रुपए की टिकट लगाते हैं या जनरल मैनेजमेंट के नाम पर पैसे इकट्ठे करते हैं। तो लॉजिकली
स्टेट उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से पैसे कलेक्ट करके उसको मैनेज कर रही है। हाउ इज दैट प्रैक्टिकली एनी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट लेविंग अ टैक्स? ये पुशबैक बहुत लाजमी है और बच्चों को भी ये डाउट होता है। लेकिन लॉ में एक बहुत पतली पर मजबूत लाइन है। डिफरेंस टैक्स और फी के बीच का है। और इस एग्जैक्ट क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने एक और 1954 के लैंडमार्क केस में डील किया था, श्री जगन्नाथ रामानुज दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ओके, तो उस केस में कोर्ट ने टैक्स और फी में क्या डिफरेंस निकाला? कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है जो पब्लिक पर्पस के लिए लिया जाता है, जिसका डायरेक्टली टैक्स पेयर को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन फी एक स्पेसिफिक सर्विस के बदले ली जाती है। अच्छा, मतलब जैसे फैसिलिटीज के लिए? हाँ, अगर मंदिर में लाखों की भीड़ आ रही है तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन और मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए। वो 500 रुपए की टिकट या कंट्रीब्यूशन एक रेगुलेटरी फी है ताकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल सके। वो पैसा उस धर्म का प्रचार करने में या उसकी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने में ईयर मार्क्ड टैक्स की तरह यूज नहीं हो रहा। हाँ, अब मैं समझ गया। फी इज प्योरली फॉर सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि टैक्स प्रमोशन के लिए होता है। दैट इज अ हाईली क्रूशियल डिस्टिंक्शन। जनरल टैक्स वैलिड है पर ईयर मार्क टैक्स नहीं। एग्जैक्टली। अगर आपको ये टैक्स वर्सेस फी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद आता है आर्टिकल 28, जो एजुकेशन को डील करता है। आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी धार्मिक शिक्षा को रेगुलेट करता है। इसे कैसे डिवाइड किया गया है? इसे हम 3 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है वो इंस्टीट्यूशंस जो होली स्टेट फंडेड हैं, यानी पूरा पैसा सरकार दे रही है। वहां तो कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती ना? बिल्कुल नहीं, वहां कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, फुल स्टॉप। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है ट्रस्ट या एंडाउमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। इनको एडमिनिस्टर भले ही सरकार करती हो, पर उनका बेसिक पर्पस ही रिलीजियस एजुकेशन देना था, तो वहां ऐसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। और तीसरी कैटेगरी? वो इंस्टीट्यूशंस होंगी जिन्हें स्टेट रिकॉग्नाइज करती है या सिर्फ एड देती है, राइट? सही पकड़ा। यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तब तक मजबूरी नहीं बनाई जा सकती जब तक इंडिविजुअल कंसेंट ना हो, और अगर स्टूडेंट माइनर है तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन की कंसेंट कंपलसरी है। सो बेसिकली इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर और इन चारों आर्टिकल्स को एक साथ देखें तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म का दर्शन होता है। लेकिन ये सेक्युलरिज्म ना वेस्टर्न मॉडल जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम फ्रांस का मॉडल देखें तो वहां स्टेट और रिलीजन के बीच एक स्ट्रिक्ट और नॉन पेनेट्रेबल वॉल होती है। स्टेट धर्म को कंप्लीटली प्राइवेट मैटर मानता है। लेकिन हमारा मॉडल उससे अलग है। हमारा सिद्धांत सर्वधर्म संभव पर बेस्ड है, जिसका मतलब है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन देगा। और जरूरत पड़ने पर, जैसे हमने शुरूर मठ में देखा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिफॉर्म के लिए इंटरफेयर भी करेगा। इस कॉन्सेप्ट को लीगली सॉलिडिफाई किया था SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा था? तो कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर किया कि सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी पार्लियामेंट चाहे तो भी अमेंडमेंट करके सेक्युलरिज्म को निकाल नहीं सकती। तो चलिए अब इस पूरे इन डेप्थ एनालिसिस को सम अप करते हैं। शुरुआत में हमने एक ओपनिंग हुक में सवाल छोड़ा था कि अगर कोई व्यक्ति पैसे या लालच देकर किसी और का धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसके पास किसी को कन्वर्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? जवाब बिल्कुल क्लियर है, नहीं। आर्टिकल 25 आपको प्रोपागेट करने का हक देता है, लालच या धोखे से कन्वर्ट करने का नहीं। रेव स्टेनिस्लॉस केस ने मैकेनिज्म समझाया कि आप फोर्स यूज करेंगे तो सामने वाले की फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस पर अटैक होगा। और इसके अलावा हमने एग्जाम फोकस के हिसाब से जल्दी से रिकैप कर लेना चाहिए। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल्स के लिए है विद CP3 और 4 रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए है विद 3 रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 27 बताता है कि किसी एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूल्स डिफाइन करता है। अगर एग्जाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर सवाल आए तो शिरूर मठ और रेवरेंड स्टेनिस्लाउस केस लिखना बिल्कुल मत भूलना। और एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन के सवाल में सबरीमाला का जिक्र आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। लेकिन जाने से पहले दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ धार्मिक आजादी है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इक्वालिटी। सबरीमाला जैसे केसेस ने दिखाया कि ये टकराते हैं,
तो जब एक पुरानी परंपरा किसी इंसान की बराबरी के अधिकार से टकराती है, तो क्या धर्म को वक्त और लॉ के हिसाब से बदलना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन को एंशिएंट बाउंड्रीज का सम्मान करना चाहिए? ये एक ऐसी फिलोसॉफिकल डिबेट है जो लॉ की किताबों से बाहर निकलकर सोसाइटी के कोर तक जाती है। इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में।